आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 22 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे यरूशलेम और गजा में फायरिंग और सेटलर्स का आतंक, कई फलस्तीनियों की मौत। PFLP ने दी वार्निंग, वेस्ट बैंक फटने वाला है, तीसरा इंतफादा है बेहद करीब। सिंगापुर का सख्त एक्शन, इस्राएली सेटलर्स पर सैंक्शन और एंट्री बैन। वेस्टर्न सपोर्ट का कबूलनामा, 1000वां मिलिट्री जहाज गजा जंग के लिए पहुंचा। ईरान का इल्जाम, अमेरिका और E3 ने IAEA में करारदाद पास करवाकर काहिरा एग्रीमेंट किया तबाह। यमन के हुथीस का ऐलान, कहा UN की नई पाबंदियां नहीं मानेंगे, हजारों मरीज मौत के मुहाने पर। और अमेरिका का नया प्रपोजल, यूक्रेन से जमीन का बड़ा हिस्सा छोड़ने की मांग। शुरुआत करते हैं शो की। इस्राएली फौज और सेटलर्स के ताज़ा हमलों ने फलस्तीनी इलाकों में सूरत हाल को मजीद टेंस बना दिया है, जहां फायरिंग, वायलेंस और घरों और प्रॉपर्टीज़ को आग के हवाले करने के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। वाफा न्यूज़ एजेंसी, जो फ़लस्तीन की पुरानी न्यूज़ एजेंसीज़ में शुमार है, उसके मुताबिक वेस्टर्न यरूशलेम के इलाके कफर आकब में कल इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी कम उम्र लड़के शहीद हो गए। गजा के शुमाली इलाके बेतलाहिया में इस्राएली ड्रोन ने बच्चों पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे ज़ख्मी हो गए। इसी तरह 5 और लोग गजा से मारे जाने की खबर है, लेकिन उनके बारे में क्या जानकारी है वो आगे आपको बताएंगे। इसी तरह खान यूनिस के जुनूब में येलो लाइन के बाहर एक बेघर फ़लस्तीनी भी इस्राएली गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो गया। वहीं वेस्ट बैंक में सेटलर्स ने कई हमले किए। रमल्ला के करीब गांव खरबत अबू फलाह में सेटलर्स ने एक फ़लस्तीनी के स्टोर रूम को आग लगा दी और उस पर नफरत भरे नारे भी लिखे। नाबलस के करीब देर शरफ में भी एक फ़लस्तीनी नर्सरी को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि अल खलील के नज़दीक गांव अल मजाज में सेटलर्स ने घरों पर हमला करके लोगों को डंडों और पत्थरों से निशाना बनाया। ये सारी डिटेल बारीक से बारीक मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सकें कि वेस्ट बैंक में हर एक शहर, हर एक कस्बे के हालात क्या हैं। जो उग्रवादी, आतंकवादी किस्म के सेटलर्स हैं, उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। ह्यूमन राइट्स के UN हाई कमिश्नर ने सेटलर्स के बढ़ते हुए हमलों को हौलनाक करार दिया है। दूसरी जानिब इस्राएली फौज ने, IDF ने दावा किया है कि उसने रफा में एक हवाई हमले में 5 फ़लस्तीनी लड़ाकों को हलाक कर दिया। ये वो 5 लोग थे जिनके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हमने 5 फ़लस्तीनी लड़ाके मार दिए, IDF ने कहा। और मुबैना तौर पर ये कहा कि मुबैना तौर पर ये एक सुरंग से बाहर आ रहे थे। फौज के मुताबिक ये अफराद इस्राएली फोर्सेस के लिए फौरी खतरा थे, इसलिए एयरफोर्स को उन्हें जो है निशाना बनाना पड़ा और हिदायत दी गई थी, उन्होंने निशाना बना लिया। मतलब इसराइल को या IDF को लग भी जाएगा कि ये मेरे लिए ख़तरा बन सकता है इन फ्यूचर, या 2 दिन 1.5 घंटे बाद, या लंच के बाद, या शाम की चाय के बाद, तो उसे मार देंगे। खुद ही वकील हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही पुलिस हैं, सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। फ़लस्तीन की एक तंजीम है पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी PFLP। इसने ख़बरदार किया है, वार्निंग दी है कि वेस्ट बैंक में जो सूरत हाल हैं वो संगीन मोड़ पर पहुंच चुके हैं और तीसरे इंतफादा की फूट पड़ना पहले से कहीं ज़्यादा करीब हो गया है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब इस्राएली फोर्सेस ने कल सुबह 2 नौजवान फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। PFLP ने कहा कि फ़लस्तीनी आवाम का गुस्सा लावे की तरह फूट पड़ेगा। PFLP ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल को आलमी सतह पर तनहा करने की, आइसोलेट करने की कोशिशों को तेज़ करे, उसका मुकम्मल बायकॉट करे और उसके निज़ाम यानी इस्राएली हुकूमत की लीगल हैसियत ख़त्म करे और उसकी लीडरशिप को कातिलों के एक आवारा गिरोह के तौर पर देखा जाए। ये खबर अल मायदीन में भी है, ये खबर अल जज़ीरा में भी है। सिंगापुर ने इसराइल के नफरती सेटलर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। सिंगापुर ने वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के खिलाफ हमले करने वाले 4 इसराइलियों पर माली पाबंदियां लगाते हुए उन्हें अपने मुल्क में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी है। कल सिंगापुर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया। ये चारों अफराद, ये चारों इस्राएली सेटलर्स इससे पहले यूरोपीय यूनियन की तरफ से ब्लैक लिस्ट किए जा चुके हैं। आप समझिए किस लेवल के ये उग्रवादी होंगे, किस लेवल के नफरती लोग होंगे कि EU के बाद सिंगापुर भी इन्हें बैन कर रहा है, लेकिन इसराइल में ही रह सकते हैं। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालकृष्णन ने सितंबर में पार्लियामेंट को बताया था कि सेटलर्स के लीडरों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। उन्होंने
اسرائیلی سیاستدانوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو ویسٹ بینک یا غزہ کے علاقوں کو اسرائیل میں ملانے کی بات کرتے ہیں، جیسے نفرتی ایتمار بین گویر، جیسے نفرتی بیزل اسموٹرچ اور ان کے جیسے ہزاروں۔ لبنان نے اپنی آزادی کی 82ویں سالگرہ منائی اور اس موقع پر لبنانی فوج کے کمانڈر روڈالف ہائیکل نے خبردار کیا کہ ملک اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے مشکل اور فیصلہ کن مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں اسرائیلی فوج، اسرائیلی حکومت یا اسرائیل اور سرحدی عملے لبنان کی خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طرف اسرائیل خطرہ ہے اور سرحد پر ہو رہے حملے جو خود اسرائیل کر رہا ہے۔ لبنانی فوج کے کمانڈر نے آرڈر آف دا ڈے جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی قبضے کی وجہ سے لبنان کا کچھ علاقہ آج بھی آزاد نہیں ہو سکا ہے اور مکمل آزادی کے اصل معنی اسی وقت پورے ہوں گے جب ملک کا ہر انچ آزاد ہو جائے۔ تو کیا لبنانی فوج کے کمانڈر اسرائیل سے، آئی ڈی ایف سے اپنے ملک کا ایک ایک انچ آزاد کروا پائیں گے؟ اس کے بارے میں بھی انہیں کچھ بولنا چاہیے تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جاری جنگ کے دوران ویسٹرن کنٹریز کی فوجی امداد میں، فوجی مدد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بہت بڑا اضافہ ہے، معمولی نہیں، غیر معمولی اضافہ ہے، جس نے اسرائیلی فوج کو نئی ہمت دی ہے۔ اسرائیل کے مطابق غزہ میں جنگ کے آغاز سے ویسٹرن کنٹریز کا 1000واں فوجی سامان لانے والا جہاز اسرائیل پہنچ گیا۔ اس سے پہلے 999 آ چکے تھے۔ منسٹری کا کہنا ہے کہ 8 اکتوبر 2023 سے اب تک 1,20,000 ٹن سے زیادہ فوجی ساز و سامان، بندوق، بم، یہ وہ وغیرہ سب ہوائی راستے سے پہنچایا گیا، جسے اسرائیلی حکام اپنی تاریخ کا بے مثال ہوائی آپریشن قرار دے رہے ہیں۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ ایک طرف اسرائیل کو بڑے پیمانے پر فوجی امداد فراہم کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کروانے کی کوششوں کا بھی دعوے دار ہے۔ بتائیے، امن کا مسیحا وہی بننا چاہتا ہے جو جنگ کے ساز و سامان بناتا ہے، بانٹتا ہے، بیچتا ہے۔ اسی دوران نیٹو ممالک میں اسپین وہ پہلا ملک بنا جس نے ستمبر میں اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی عائد کی۔ بات ایران کی، جہاں کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے 3 بڑے ممالک برطانیہ، جرمنی، فرانس، جنہیں E3 کہتے ہیں، ان سب نے جان بوجھ کر ٹینشن بڑھا دی ہے اور قاہرہ ایگریمنٹ، یعنی جو ایجپٹ کی راجدھانی کائرو میں کائرو ایگریمنٹ ہوا تھا، انہی کے اکسانے پر، انہی امریکہ اور E3 کے اکسانے پر کینسل ہوا ہے۔ اپنے ایک ایکس پوسٹ میں عباس اراغچی نے بتایا کہ IAEA کے ساتھ قاہرہ معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان انہوں نے اس لیے کیا کہ 3 یورپین ممالک اور امریکہ نے 20 نومبر کو IAEA بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد منظور کرائی۔ اراغچی نے لکھا کہ جس طرح جون میں اسرائیل اور امریکہ نے ہماری ڈپلومیسی کو نشانہ بنایا، اسی طرح قاہرہ معاہدے کو بھی امریکہ اور 3 یورپین ممالک نے ختم کر دیا۔ یاد ہے دوستو کہ جب ایران نے IAEA کو دوبارہ اپنی نیوکلیئر سائٹس تک رسائی دینا شروع کی، سوائے ان جگہوں کے جنہیں جون میں بمباری کا نشانہ بنایا گیا تھا، یعنی وہ 3 نیوکلیئر سائٹس، تو امریکہ اور 3 یورپین ممالک نے مل کر IAEA بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد پاس کروا دی۔ کیا ہے پرابلم؟ ایران IAEA کو پھر سے انسپیکشن کرنے دے رہا ہے اور آپ لوگ شروعات تو کام کی ہونے دو نا یار۔ آپ تو تلے بیٹھے ہو کہ ایران کے ناخون داغ سب، اصل میں ایران سے گھبرا رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر کے ان کے سامنے کھڑا رہے، سب جھکے رہیں، جیسے کہ کہنا کھل کر کہنا چاہیے عرب ممالک زیادہ تر جھکے ہوئے ہیں۔ ایران تنا ہوا کیسے ہے، اس کو جھکانا ہے، اس کی طاقت کو ختم کرنا، مقصد یہ ہے۔ بڑھتے آگے، ایران کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ IAEA کی حالیہ اللیگل ریزولوشن کے بعد تہران مزید جوابی اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ منسٹری کے ترجمان اسماعیل باغی نے واضح کیا کہ قاہرہ معاہدے کا سسپینشن صرف پہلا قدم ہے اور ایران اپنی پالیسی جلد سامنے لا سکتا ہے۔ ایران نے خود سسپینڈ کیا ہے یہ ایگریمنٹ، تو انہوں نے اس فیصلے کو ویسٹ کی ہپوکریسی اور دوگلا پن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ ڈپلومیسی چاہتا ہے تو پھر ایسی قرارداد جاری نہیں کرتا، وہ ڈپلومیسی چاہتے ہی نہیں۔ دراصل یہ پریشر اور پابندیوں پر بیسڈ پالیسی ہے دوستو، ڈپلومیسی نہیں۔
अब बात यमन की हुथीस और उनकी वार्निंग की। यूएन ने पाबंदियों के 1 साल का नया डंडा दिखाया तो यमन भड़क उठा, कहा यह इंसाफ नहीं है, सजा बढ़ाने की साजिश है, यह सजा हमें कबूल नहीं। यमन के कुछ हिस्सों से चलने वाली हुथीस की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस की जानिब से पाबंदियों में की गई ताज़ा 1 साल की तोसी यानी 1 साल के एक्सपेंशन को सख्ती से ठुकरा दिया है। यमन के हेल्थ मिनिस्टर अली शैबान ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि इस फैसले से हज़ारों हज़ार बीमारों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी गई है। इस फैसले से अली शैबान का ये कहना है कि सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूर शुदा ये नई करारदाद दरअसल सज़ा को और लंबा खींचने का हथकंडा है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। इस करारदाद में एसेट फ्रीजिंग, सफ़र पर पाबंदियां और हथियारों की पाबंदी तीनों शामिल हैं। इस करारदाद को 13 वोट मिले, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, मुखालिफ वोट नहीं किया लेकिन हिस्सा नहीं लिया, एब्सेंट रहे। यमन की हूथी हुकूमत का दावा है कि ये सब यमन की तरफ से फ़लस्तीनियों से खुली हिमायत का सियासी बदला है। हुकूमत के मुताबिक एयरपोर्ट बंद रहने और मुहासरे की वजह से हज़ारों मरीज़ उन इलाजों से महरूम बैठे हैं जो उनकी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क तय करते हैं। यमन की पुकार साफ है, पाबंदियों से अमन नहीं आएगा, बस लाशें बढ़ेंगी, वो हमारे मरीजों की भी हो सकती हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जंगबंदी की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम की जानिब से तैयार किया हुआ 28 पॉइंट वाला ड्राफ्ट पीस प्रपोजल, उसमें यूक्रेन से बड़े पैमाने पर इलाकाई और सियासी कंसेशंस का मुतालबा किया गया है, जिनके बदले अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी देने की पेशकश की गई है। आसान लफ्ज़ों में यूं समझिए, यूक्रेन से कहा है कि अपना ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा रूस को दे दो, फौजी कम कर दो, सिक्योरिटी तुम्हारी हम करेंगे, रूस तुम पर फिर हमला नहीं करेगा। ये पीस प्रपोजल यूक्रेन के लिए तस्लीम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें कई सख्त और कंट्रोवर्शियल शर्तें मौजूद हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इस ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि यूक्रेन क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस का हिस्सा तस्लीम कर ले। इसके अलावा खेरसोन और ज़ापोरिज़िया के मौजूदा मोर्चे पर कंट्रोल को उसी हालत में छोड़ दे और डोनेट्स्क के कुछ इलाकों से यूक्रेनी फौज की वापसी का भी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन से मुतालबा किया गया है। इस प्रपोजल में एक टाइमलाइन भी शामिल है, जिसके तहत मुआहदे के 100 दिन के अंदर जनरल इलेक्शंस करवाने होंगे यूक्रेन को। इसके साथ ही रूस पर लगी कुछ पाबंदियों को फेज वाइज ख़त्म करने का भी जिक्र है कि ऐसे करके रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली हम रूस पर से पाबंदियाँ हटा देंगे। सदर जो हैं यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने पीस प्रपोजल मिलने की तस्दीक कर दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका की टीमें इस प्रपोजल पर संजीदगी से काम करेंगी। वहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के आला अफसरों ने अमरीकी शर्तों को मानने की बात से इनकार किया है। दूसरी जानब यूरोपीय मुल्कों ने इस मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि यूक्रेन को मज़ीद ज़मीन छोड़ना और अपनी फ़ौजी ताकत को कम करना रूस के सामने हथियार डालने के बराबर है। इस बीच रूस ने कहा है कि उसे अब तक यूक्रेन की जानिब से ट्रंप के पेश किए गए पीस प्लान पर बातचीत के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में कल धमाके से कम 19 या 20 अफराद की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए, जबकि धमाके के बाद न सिर्फ फैक्ट्री तबाह हो गई बल्कि आसपास के घरों में भी आग भड़क उठी, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़ गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई जांच से पता चला है कि फैक्ट्री के केमिकल वेयर हाउस में गैस लीकेज की वजह से यह खौफनाक धमाका हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री के मैनेजर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। एक खबर जिसके बारे में हर कोई पढ़ रहा है, जानना चाहता है, वो बता देता हूँ। कल एक इंडियन मेड फाइटर जेट दुबई वर्ल्ड सेंट्रल शो के दौरान हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे गिरकर तबाह हो गया। कल एयर शो का आखिरी दिन था और हज़ारों अफराद डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे। फाइटर जेट तेजस ज़मीन से टकराने के फ़ौरन बाद शोलों की लपेट में आ गया। इस हादसे में हमारे एक पायलट की भी मौत हो गई। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो आपके सामने फैक्ट्स के साथ रख दी। मैं बाहर हूँ, सफ़र में हूँ, एज़ यू नो, ट्रोमा नहीं है, तो कुछ शोज़ कम आ रहे हैं या लेट हो रहे हैं, इसलिए माज़रत चाहता हूँ। 2-3 दिन में काम अपने ढर्रे पर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए दोस्तों।
शुक्रिया। आप लोग मेल करके पूछने लगते हैं कि कहाँ है, खैरियत है, शो नहीं आया। मैं इस मोहब्बत का बस कर्ज अदा नहीं कर सकता। सलामत रहिए, खुश रहिए।